हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में दृष्टि एनसीईआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। गाइस, पिछले चैप्टर में पिछली एनसीईआरटी क्लास 6 में हमने किया था चैप्टर नंबर 8 मौर्य काल। आज हम करेंगे चैप्टर 9 मौर्योत्तर काल, जो आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा, खास करके बीपीएससी के लिए और भी बहुत सारे एसएससी, रेलवे, जीडी, हर चीज़ में आपका जो है ये काम आएगा। सो गाइस, आज हम करते हैं चैप्टर 9 का मौर्योत्तर काल, जो कि ये है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 का मौर्योत्तर काल। फर्स्ट, हमारे मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात कई नए राज्यों का उदय हुआ। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शासक शामिल थे। नेक्स्ट हमारा आता है शुंग वंश। मौर्य शासकों के तुरंत बाद 125 ईसा पूर्व में शुंग वंश शासन में आया। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग कण्व सातवाहन, सबसे पहले शुंग वंश आया, फिर कण्व, फिर सातवाहन। कण्व राजवंश का संस्थापक था वासुदेव कण्व और अंतिम शासक था सुषमर्ण। फिर हम आते हैं आंध्र सातवाहन का संस्थापक था सिमुक। राजधानी प्रतिष्ठान। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री शातकर्णी था। श्री शातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। श्री शातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। पश्चिमी तथा मध्य भारत पर सातवाहनों ने शासन किया था। सातवाहनों ने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहनों राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्धत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। नेक्स्ट हमारा आता है, इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसा ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। गाइस, यहाँ पे ये था कि शादी करने के बाद भी वो अपने पिता के गोत्र के नाम को ही कायम रखते थे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, सातवाहन राजाओं को उनके मात्र नाम माता के नाम से उद्धत से चिन्हित किया जाता था। सातवाहन राजा जो थे उन्हें उनके माता के नाम से चिन्हित किया जाता। इससे ये प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थीं। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें ये ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था, परंतु समाज मात्र सत्तात्मक था। यहाँ सातवाहन राजाओं में हमें पता है कि यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, लेकिन जो सिंहासन का उत्तराधिकारी होता था वो पितृवंशिक होता था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र श्री शातकर्णी ने स्वयं को अनुष्ठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण को बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। ये चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे, और जैसा हमने देखा वह अंत विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का, जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विदेशी शासन में सबसे पहले हिंदू यूनानी आते हैं, फिर शक, फिर पहव, फिर कुषाण। ये है हिंदू यूनानी। गाइस देखिए, यहाँ पढ़ते हैं, पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। यहाँ हमें बताया गया पश्चिमोत्तर भारत में और उत्तर भारत में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा है। हिंदी यवन के बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर भारत तथा पश्चिम भारत पर शक
मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ है। मतलब 100 साल तक तो यहाँ 100 साल तक हिंदी यवन का शासन था। हिंदी यवन के बाद पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत में शक मध्य एशियाई लोगों का शासन रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मध्य एशियाई लोगों का शासन रहा है। उसके बाद आता है पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरष्ठी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं लगभग द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरष्ठी में लिखे गए हैं। गाइस ये इंपॉर्टेंट है कि सिक्कों में राजाओं के नाम कैसे लिखे गए हैं, तो यूनानी और खरष्ठी में लिखे गए हैं। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक मिनांडर था। सबसे प्रसिद्ध कौन सा था हिंद यूनानी शासक, तो वो मिनांडर था। इसकी राजधानी पंजाब में सियालकोट में थी। मिनांडर मिलिंद तथा बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच संवाद का संकलन मिलिंद पन्हो ग्रंथ में है। सोना का सिक्का सब भारत में सर्वप्रथम हिंदू यूनानियों ने ही चलाया। ये इंपॉर्टेंट है। सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया, तो हिंद यूनानियों ने ही चलाया था। नेक्स्ट हम आते हैं शक राजवंश। भारतीय साहित्य में शकों के लिए सिथियन शब्द प्रयुक्त हुआ है। सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन फर्स्ट हुआ। शक शासकों ने सर्वप्रथम क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत की थी। कौन सी प्रणाली की, तो क्षत्रप प्रणाली। शक 500 वर्षों तक गुप्तों से पराजय मिलने तक बने रहे। उसके बाद आता है पन्नव राजवंश। भारतीय साहित्य में पन्नवों के लिए पार्थियन शब्द प्रयुक्त हुआ है। सर्वाधिक प्रसिद्ध पन्नव शासक गोंदो फर्नेस था। ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस गोंदो फर्नेस के काल में ही भारत आया था। सेंट थॉमस कब आया था, तो गोंदो फर्नेस के काल में ही भारत आया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गुजरात की सुदर्शन झील। अब सुदर्शन झील के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया कि जलधारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चों से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। गाइस इसमें सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है। सुदर्शन झील कहाँ पर है, तो वो गुजरात में। सुदर्शन झील जो है एक कृत्रिम जलाशय था, जिसको लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इसका ज्ञान हमको दूसरी शताब्दी ईसा के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख में शक शासक जो था रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। जो अभिलेख इसमें शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। इसमें कहा गया कि शक ने जो है अपने पैसों से इसकी मरम्मत करवाई थी दोबारा। उसने कोई भी कर नहीं लिया था इसके लिए। उसके बाद उसकी दूसरी बार जो मरम्मत गुप्त वंश के राजा स्कंदगुप्त ने फिर करवाई थी। नेक्स्ट हम पढ़ते कुषाण के बारे में। अब गाइस देखते हैं कुषाण क्या है। कुषाण शासक के बारे में पढ़ेंगे। यही गाइस कुषाण है। अब देखिए, मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली थी। गाइस कुषाण में ये किया गया था, वहां पर जो है शासकों की एक बहुत बड़ी विशाल मूर्ति लगाई जाती थी। अफगानिस्तान में भी ऐसा हुआ था और बहुत सारे देवस्थान में भी ऐसा ही हुआ था। नेक्स्ट हम पढ़ते कुषाण के बारे में। कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। कुषाण के जो शासक थे वो अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई होगी। ये उन्होंने उससे सीखा, चीनी शासक से प्रेरित होकर। जो चीनी शासक जो अपने आगे स्वर्गपुत्र लगाते थे, इसलिए ये लोग भी उनसे प्रेरित होकर अपने आगे देवपुत्र लगाते थे। सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए। गाइस सबसे पहले सोने के सिक्के हमने पढ़ा था अभी कि हिंदी यूनान ने चलाए थे, और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे वो कुषाण राजा ने।
इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। अगाथोक्लिस के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों को अंकित किया गया है। कनिष्क फर्स्ट के सिक्के पर सर्वदायम भगवान बुद्ध की मानव आकृति को अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया था। तांबा प्रकार के सिक्कों पर बलि देते हुए दिखाया गया है। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धे प्रथम शताब्दी ईस्वी कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुराविदों का योद्धे शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे योद्धियों की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। भारतीय वस्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कुषाण काल से प्रारंभ हुआ। सुर्खी का प्रारंभ कब हुआ? तो कुषाण काल से। फिर नेक्स्ट आते हैं हम रेशम मार्ग में। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। तो गाइस कब हुआ था? चीन में सबसे पहले 7000 साल पहले हुआ था। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। पेशावर और मथुरा कुषाणों दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र था। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। कुषाणों के शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तों तक जाती थी। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की गई थी। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की गई थी। कनिष्क के दरबारी थे वसुमित्र, पार्श्व, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, माथर, राजनीतिक आदि। बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे। कुषाण काल में बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। फर्स्ट ये थी, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान के अलावा बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया से दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का प्रचलन इन क्षेत्रों में अधिक था। हिनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह पेशावर में स्थित था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मथुरा के बारे में। यहाँ 2500 सालों से भी ज़्यादा समय के लिए समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। फर्स्ट उत्तर पश्चिमी से पूरब की ओर, सेकंड उत्तर से दक्षिण की ओर। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी थे। यहाँ की मूर्तियाँ तथा प्रस्तर खंडों पर अनेक अभिलेख हैं। यहाँ के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों का उल्लेख है। सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियाँ गंधार कला काला बलुआ पत्थर में बनाई गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शिल्प। उत्तरी काले चमकीले पात्र मिले हैं। उत्तर में वाराणसी तथा दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। शिल्पकार तथा व्यापारी का संघ श्रेणी बैंकों के रूप में कहलाता था। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक 2वीं शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत 4वीं शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। सुश्रुत की रचना सुश्रुत संहिता में शिल्प चिकित्सा की विधियों का विकास
विस्तार वर्णन किया गया है। पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी 1900 साल पहले कागज का आविष्कार काई लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया। कागज का आविष्कार 1900 साल पहले काई लून व्यक्ति ने किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। अब कागज की जानकारी कहाँ से आई है? बगदाद से। नेक्स्ट गाइस हम पढ़ते हैं मौर्यकालीन विदेशी आक्रमणकारी। ये हमारा सबसे पहला हमारा है विदेशी आक्रांता। भारत आगमन का समय, लगभग, मूल निवास स्थान, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक और राजधानी। विशेष तथ्य। हिंद यवन का भारत में आगमन कब हुआ था? 190 ईसा पूर्व। मूल निवास इनका बैक्टीरिया, अफगानिस्तान। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक मिनांडर मिलिंद। राजधानी शाकल, वर्तमान सियालकोट। नेक्स्ट हमारा आता है शक सीथियन, 90 ईसा पूर्व, सीरिया, ईरान। मूल निवास नहपान, पश्चिमी भारत। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक नहपान था। उनकी राजधानी महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख। थर्ड है हमारा पार्थियान पहव, पहली सदी ईस्वी। मूल निवास पार्थिया, ईरान, ईस्वी पूर्व के अंत। और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंडो फर्नीस। नेक्स्ट हमारा आता है राजधानी बेगराम, अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। लास्ट हमारा है कुषाण यूची, 15वीं ईस्वी, चीनी तुर्किस्तान। सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क। राजधानी उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन। और पुरुषवर, वर्तमान पेशेवर। आक्रमणकारियों का क्रम, हिंद यवन, शक, पन्नव, कुषाण। गाइस ये हमारा मौर्योत्तर काल समाप्त होता है। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 गुप्त साम्राज्य। गाइस ये चैप्टर 9 मौर्योत्तर काल में अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।